हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के इस ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जनरल साइंस। और जनरल साइंस में 3 पार्ट आते हैं। जनरल साइंस में जो जनरल साइंस है वो जनरल साइंस का 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट कौन कौन सा होता है? फर्स्ट है फिजिक्स, सेकंड है केमिस्ट्री और थर्ड है बायोलॉजी। जनरल साइंस में आपको 3 पार्ट पढ़ना पड़ता है किसी भी कंपटीशन पेपर के लिए। इन तीनों में से क्वेश्चन आते हैं और बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा मेहनत आप करते हैं तो अच्छे खासे नंबर इससे आपका आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो फिजिक्स का होगा। हमारा जो टॉपिक आज का होगा वो फिजिक्स का होगा। हम फिजिक्स पे डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का कौन सा पार्ट जो है जनरल साइंस में हर कंपटीशन के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, हर कंपटीशन में, रेलवे तक में आपका आता है, रेलवे है, बैंकिंग हो, जिसमें आपका साइंस आता है उस सब के सब इसमें मिल जाएंगे। हम फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन आपको देंगे। फिजिक्स का मतलब आपका भौतिकी क्या है? भौतिकी का मतलब होता है नेचर से। किससे होता है? नेचर से। नेचर मीन्स प्रकृति से। अब प्रकृति के द्वारा हमारे आसपास कुछ घटनाएं घटती, उन घटनाओं को जिस साइंस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। समझ में आया? फिजिक्स किसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। क्लियर है? प्राकृतिक घटना में जैसे बारिश हो रही है, 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, कई दिन हो रही है। रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, इस पर जब हम अध्ययन करेंगे तो ये फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। सर्दी पड़ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है, पारा जो है वो गिरता ही चला जा रहा है। क्यों गिरता चला जा रहा है, इसके बारे में हम जो अध्ययन करेंगे वो किसके अंतर्गत होगा? फिजिक्स के अंतर्गत होगा। गर्मी पड़ रही है, गर्मी में जो पारा है वो आपका लगातार बढ़ रहा है, चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, सेल्सियस उसका आगे बढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जो है दिन पे दिन गर्मी बढ़ रही है, तो इस पे जो अध्ययन किया जाएगा वो भी किसके अंतर्गत होगा? फिजिक्स के। तो फिर फिजिक्स का मतलब हो गया नेचुरल, प्राकृतिक के बारे में, प्राकृतिक अध्ययन जो हम करते हैं वही आपका फिजिक्स है। ठीक है, आइए अब आप देखते हैं फिजिक्स के अंतर्गत जो चैप्टर आपके हैं वो बहुत सारे हैं। और उस चैप्टर में जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो फर्स्ट आपका टॉपिक होगा वो होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट्स क्या है और डायमेंशन क्या है? यूनिट का मतलब हो गया मात्रक और बीमा। इन दोनों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। मात्रक क्या है? मात्रक को समझने के लिए हमको समझना होगा राशि क्या है। राशियां किसे कहते हैं? भौतिक में आपका आता है राशियां किसे कहते हैं। राशियों में आपका एक राशि होती है जिसको हम कहते हैं मूल राशियां। क्या होती है?
मूल राशियां क्या होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे तो मात्रक आपका समझ में आ जाएगा। मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनको या जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं कि मूल राशियां उन्हें हम कहेंगे जिनको मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए यंत्र बने हों, उन्हें मूल राशि कहेंगे। या जिनका एक फिक्स मात्रक हो, जिनका एक फिक्स क्या हो, यूनिट हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, मूल राशियां कहेंगे। जैसे लंबाई आपका एक मूल राशि है। लंबाई क्या है, एक मूल राशि है। और लंबाई जब मूल राशि है तो इसका जो मात्रक है वो मीटर है। और यंत्र की बात कर लें, इंस्ट्रूमेंट की बात कर लें, तो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, इंस्ट्रूमेंट इन सब पर बना हुआ है, मिलीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, इन सब पर क्या है, इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं इनको मेजरमेंट करने के लिए। फुट भी आप कह सकते हैं, बहुत सारे हैं इंस्ट्रूमेंट। तो जिन राशियों के मापने के लिए मात्रक हो और उन पर इंस्ट्रूमेंट बने हों, उपकरण बने हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, मूल राशियां कहेंगे। क्लियर है? अब प्रश्न उठेगा, मूल राशियां कितनी प्रकार की होती हैं? मूल राशियां कितनी प्रकार की होती हैं? तो आइए हम देखते हैं मूल राशियां कितनी प्रकार की होती हैं। मेन रूप से या कहा जा सकता है कि मूल राशि जो होती है वो 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। कौन कौन, आइए देखते हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, तीसरा पॉइंट है समय हो गया, चौथा हो जाएगा ताप, नंबर 5 जो होगा वो हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। नंबर 6 जो होगा वो होगा विद्युत धारा, विद्युत धारा। और नंबर 7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। ये 7 प्रकार का आपका मूल राशियां होती हैं। कौन कौन? फर्स्ट नंबर है लंबाई, सेकेंड नंबर है द्रव्यमान, थर्ड नंबर है समय, नंबर 4 है ताप, नंबर 5 है ज्योति तीव्रता, नंबर 6 है विद्युत धारा और लास्ट में नंबर 7 है पदार्थ की मात्रा। क्लियर है? ये तो हो गया मूल राशि। अब यहीं पे हम बात करेंगे कि इनके मात्रक कौन कौन है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम मात्रक का भी डिफिनेशन दे दें। मात्रक क्या है, मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक में आपके 2 तरीके के मात्रक होते हैं, ये ध्यान देंगे आप। थोड़ा सा इस पे फोकस हम कर लें। मात्रक जो होता है वो 2 टाइप का होता है। यूनिट जो होती है आपकी वो 2 टाइप की होगी। कौन कौन? एक होगा मूल मात्रक, एक होगा कौन सा? मूल मात्रक। और दूसरा जो होता है वो होता है व्युत्पन्न मात्रक। कौन होगा? एक होगा मूल मात्रक, दूसरा होगा व्युत्पन्न मात्रक। तो हम बात करेंगे मूल मात्रक की, क्योंकि यहाँ बात हो रही है मूल राशियों की। तो मूल राशियों को जब हम व्यक्त कर रहे हैं तो इनका मात्रक जो होगा वो मूल मात्रक के ही रूप में यूज किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, या कह सकते हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। जिनको हम अगर व्यक्त करते हैं तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी। एग्जाम्पल में थोड़ा सा समझ लें। जैसे अगर द्रव्यमान है, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करना है, हमने कहा आपका वजन कितना, आपका वेट कितना है। आप कहे सर 40
किसी ने कहा 50, किसी ने कहा 60। तो इसमें आपने क्या बोला, केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोला, उसका यूनिट जो है आपने नहीं बोला। तो अगर आप 60 बोल रहे हैं, 50 बोल रहे हैं, 40 बोल रहे हैं, तो इसमें क्या आपका जो है हम कह सकते हैं 40 क्या मीटर, क्या सेकेंड, नहीं, आपका एक फिक्स जो है उसका यूनिट होगा। यानी द्रव्यमान का अगर यूनिट आपको रिप्रेजेंट करना है तो किलोग्राम को ही रिप्रेजेंट करना है। द्रव्यमान वर्ड अगर आता है तो वो केजी में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा और किसी में नहीं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। द्रव्यमान में न तो मीटर आएगा, न तो समय आएगा और न तो कोई भी और अन्य जो है यूनिट आएंगी। क्लियर है? तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। इनको व्यक्त अगर किया जाता है तो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, उनमें किसी और यूनिट का इंटरफेयर नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, मूल मात्रक क्लियर हो गया। आइए अब इन मूल मात्रकों को मूल राशियों के सामने रिप्रेजेंट किया जाए। मूल, ये आपका क्या है, मूल मात्रक है, ये मूल आपका मात्रक है। ठीक है, तो लंबाई का क्या हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम होगा, केजी होगा। ठीक है, क्लियर है? समय का क्या हो गया, टाइम का क्या होगा, टाइम का जो होता है वो सेकंड होता है। टाइम का क्या हो गया, सेकंड हो गया। चलिए आगे टेम्परेचर की बात कर लें, ताप की बात कर लें। ताप का जो होगा यूनिट वो होगा आपका केल्विन। क्या होगा, केल्विन होगा। ज्योति तीव्रता की बात कर लें तो ये आपका हो जाएगा कैंडिला, इसका यूनिट क्या हो गया, कैंडिला। ठीक है, विद्युत धारा की बात कर लें तो विद्युत धारा का जो यूनिट आएगा वो होगा आपका एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्लियर है? चलिए अब पदार्थ की मात्रा की बात कर लें तो इसका जो यूनिट आएगा वो होगा मोल। ठीक, वो क्या हो जाएगा, मोल। तो ये आपकी 7 जो होते हैं, ये 7 जो होंगे ये आपके मूल राशियां होंगी और ये जो 7 होंगे ये 7 आपके मूल मात्रक होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने यूनिट को रिप्रेजेंट किया कि यूनिट 2 टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है मूल मात्रक होता है, सेकंड जो होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो हमने कहा पहले हम मूल मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। मूल मात्रक हमने आपको बताया कि क्या होता है। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के, 7 टाइप्स के होते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर और मोल। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा हम समझेंगे सिस्टम के बारे में। हम थोड़ा सा समझेंगे फिजिक्स के अंदर सिस्टम के बारे में। सिस्टम मीन्स होता है पद्धति। हम पद्धति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हमारे फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर कितने टाइप के सिस्टम वर्क करते हैं। अब इसके अंतर्गत जो फर्स्ट नंबर पर आपका आता है वो होता है MKS सिस्टम। फर्स्ट जो होता है वो कौन सा है, MKS सिस्टम। ठीक है, चलिए सेकेंड जो होता है वो होता है CGS सिस्टम। ये आपका हो गया। फर्स्ट है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति। सेकेंड है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। ठीक है, थर्ड आते हैं। थर्ड है FPS सिस्टम, ये थर्ड है। नंबर 4 है SI सिस्टम। ये 4 टाइप के सिस्टम वर्क करते हैं। कितने टाइप के हैं, 4 टाइप्स के।
पहला है MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम पद्धति, दूसरा है CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, नंबर थर्ड है FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम या पद्धति, और नंबर 4 है SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये नंबर 4 आपका है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ हम जानते हैं कि ये जो 7 आपकी मूल राशियाँ हैं या 7 मूल मात्रक हैं, इन सिस्टमों में किसके अंतर्गत या किसके अकॉर्डिंग ये 7 आपके आते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। MKS जो सिस्टम है, इस सिस्टम के आधार पर मूल राशियाँ या मूल मात्रक कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट में, जब ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल आया तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक यूनिट जो आपके इंडिया के अंदर यूज किया जाएगा वही आपके हर कंट्री के अंदर यूज किया जाएगा। किसके आधार पर? किस सिस्टम के आधार पर? SI के आधार पर। तो ये SI सिस्टम इसलिए बनाया गया कि इस सिस्टम के अंतर्गत आप पूरे वर्ल्ड में फिजिक्स का जो यूनिट है, जो यहाँ आपका लिखा जाएगा वही हर जगह लिखा जाएगा। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे कि SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंतर्गत कितने टाइप के यूनिट होते हैं या कितने टाइप के जो है आपकी क्वांटिटी होती है, राशियाँ होती हैं। ये अगर हम देख लें तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जो राशियाँ होती हैं, ये जो 7 हैं मूल राशियाँ और मूल मात्रक, ये ऑलरेडी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ 2 पूरक राशियां आपका बढ़ गई। अब ये क्यों बढ़ी, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्यों बढ़ी? क्योंकि साइंस दिन पर दिन डेवलप होता जा रहा है। इसके पहले हम पढ़ते थे 1 डायमेंशनल, फिर थोड़ा सा और जो है डेवलप किए तो आया 2 डायमेंशनल, फिर और थोड़ा सा जो अब हम जो है आगे बढ़े साइंस के अंतर्गत, साइंस और डेवलप किया तो आ गया 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल जब आया, जिसको हम 3D कहते हैं, 3 डायमेंशनल जब आया तो उसमें आपका देखने का जो नज़रिया था वो चेंज हो गया। 3 डायमेंशनल में हम टॉप व्यू से भी देख सकते हैं, फ्रंट व्यू से भी देख सकते हैं, साइड व्यू से भी देख सकते हैं। तो जब 3 डायमेंशनल आया उसमें 2 राशियां बढ़ी। वो कौन कौन सी बढ़ी? पहला नंबर जो बढ़ा वो एंगल बढ़ा, कोण बढ़ा। दूसरा जो आपका बढ़ा वो घन कोण बढ़ा। ये 2 आपके बढ़ गए, ये राशियां 2 बढ़ गए। अब इनका जो यूनिट हो गया वो थोड़ा समझ लीजिए। कोण का जो यूनिट है वो है रेडियन, और घन कोण का जो है वो है स्टेरेडियन। तो प्रश्न आपसे हम करें कि MKS पद्धति के आधार पर कितने जो है यूनिट्स होती हैं, कितने मात्रक आते हैं? कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगर SI के अंतर्गत पूछें तो आप कहेंगे कि 7 तो होते ही हैं, लेकिन 2 पूरक बढ़ गए, इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। इतना क्लियर हुआ? हमने सिस्टम जान लिया, सिस्टम क्या है, सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, किस सिस्टम के अंतर्गत कितनी राशियां आती हैं, ठीक है, कितने मात्रक और जो है आपका राशियां आती हैं, क्लियर हो गया। अब आगे थोड़ा सा हम जब बढ़ते हैं, ये तो मात्रक हो गया। अब मात्रक का डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू की, एक न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब हो गया आंकिक मान,
एक आंकिक मान की वैल्यू बढ़ाने के लिए जिस शब्द का यूज किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे हम एक आंकिक मान हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, हम कह रहे हैं 5। 5 क्या एक नंबर हो गया, 5 क्या हो गया एक नंबर हो गया। लेकिन अगर हमने यहाँ लगा दिया 5 मीटर, अगर हमने यहाँ पे पीछे लगा दिया मीटर, m लगा दिया, तो ये मीटर को रिप्रेजेंट किया। ये अब क्या है, ये लेंथ को, डिस्टेंस को बता रहा है 5 मीटर। लेकिन अगर हम यहाँ m न लगा करके सेकेंड लगा देते हैं तो ये हमारे समय को बता दे रहा है कि 5 सेकेंड का टाइम है। ठीक है, अगर सेकेंड नहीं लगा रहे हैं तो हमारा अगर a लगा दिया तो ये आपको क्या बताएगा कि एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को मेजर कर रहा है। करंट मेजर करने के बाद उसको मापने के बाद कितना आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है। क्लियर है। तो मात्रक आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, एक संख्यात्मक मान को रिप्रेजेंट करता है, एक संख्यात्मक मान की वैल्यू को बढ़ाता है या उसके जो है वैल्यू को बताता है क्या है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिस्टम क्लियर हो गया। इसके बाद सिस्टम क्लियर हो गया, मूल राशियां, मूल मात्रक ये क्लियर हो गए। इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं, हमने कहा मात्रक 2 टाइप का होता है। पहला नंबर आपको बताया गया मूल मात्रक और नंबर 2 सेकेंड बताया गया आपका कौन सा, व्युत्पन्न मात्रक। तो हम बात अब करेंगे व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, जनरल साइंस का, यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट्स आपने जान लिया। ठीक है, थोड़ा सा अभी व्युत्पन्न मात्रक को अभी हम ब्रेक करते हैं, यूनिट्स को और थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं। अब यूनिट को जब हम और आगे लेके चलेंगे तो इसके कुछ पॉइंट आपके पूछे जाते हैं जो कि हर बार आपका 1 नंबर का तो हमको लगता है कि ये रेलवे में भी पूछा गया, एनटीपीसी में भी पूछा गया है और आपका सुपर टेट में अक्सर ये आपका जो है पूछ देता है। आइए उसको थोड़ा सा हम जानते हैं। 1 मिलीमीटर, m का मतलब हो गया मिलीमीटर, या इसको पूरा लिख लीजिए, मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। क्योंकि ये इन सब में पूछा जाता है यूनिट्स में, छोटी सी बड़ी में हम कैसे चेंज करेंगे, बड़ी से छोटी में चेंज कैसे करेंगे। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रो इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ये आपका पूछा जाता है। माइक्रोमीटर, माइक्रो इक्वल टू रहेगा, ये कहीं रहेगा, ये कहीं मतलब है इसका 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो नंबर ये आपका सेकेंड है, नंबर ये जो 4 आपका, ये आपका 2 केस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं।
1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये वाला आपका सुपर टेट में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, आपका कई जगह यहाँ आपका पूछा गया है कि 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर होता है। क्लियर है? चलिए अब इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 डेकामीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर कितना होता है, 100 मीटर। ठीक है, आइए 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1/10 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1/100 मीटर। 1 मिलीमीटर आपका एक हो गया है, लेकिन यहाँ भी लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर। ये आपका कुछ यूनिट्स हैं जो छोटी सी बड़ी में या बड़ी से छोटी में कन्वर्ट किया गया है कि 1 डेकामीटर इक्वल टू क्या होता है। कभी कभार आपका ये पूछा जाता है 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, तो ये आपको जानने की चीज़ है। चलिए एक यूनिट के बारे में और हम डिस्कशन कर लें जो कि पूछा जाता है, और आपसे जब पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा उस केस में होते हैं। कहा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष, इससे 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर भी कितना होता है, ये भी पूछता है, या आपसे ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ऑप्शन आपका दे देगा प्रकाश का, दूरी का, समय का और आपका किलोग्राम का। इन चारों में से कौन सा सही है। तो आप कंफ्यूज आप करते हैं, प्रकाश वर्ष नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रकाश वर्ष की बात कर रहा है, लाइट की बात कर रहा है, इसका मतलब है या तो जो है समय टाइम का होगा, टाइम का, या तो प्रकाश का होगा। लेकिन ऐसा इन दोनों में से कोई नहीं है। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी की सबसे बड़ी मात्रक होता है। दूरी जो आपने यहाँ पे दिखाया है 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, तो ये जो दूरी का मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो है प्रकाश वर्ष। इससे भी बड़ा मात्रक एक आपका आता है पारसेक, लेकिन उससे छोटा जो होता है ये प्रकाश वर्ष है। ठीक, अब ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता क्या है ये हम समझते हैं। देखिए इससे 2 क्वेश्चन निकलेंगे आपका। हमने कहा दूरी का
दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पहले नंबर पे कौन है? पारसेक है। ठीक है, पारसेक है। देखिए प्रकाश वर्ष जो है एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच में, पारसेक जो होता है एक तारे से दूसरे तारे के, या बहुत दूरी और लंबी दूरी आप जो है पारसेक में लाते हैं। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश वर्ष है। ये आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन कौन सा है? पारसेक और प्रकाश वर्ष है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, एक लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? इसको हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं, हल करके बता देते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हल कर देंगे। चलिए अब एक प्रश्न आपका हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब आप देते जाएं कि एक साल में, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। क्लियर है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, ये हो गया समय। और जिस प्रकाश की हम बात करेंगे, प्रकाश की चाल कितनी होती है? वो होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर। टोटल इसका मल्टीप्लाई आप कर लें और आपका आ जाएगा 9 कुछ आएगा 9.45 × 10 के पावर 15 मीटर। ये लगभग आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो पारसेक की बात किए हैं इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लें। नंबर 3rd पॉइंट, एक पारसेक बराबर जो होता है वो होता है 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर इक्वल टू आपका इतना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ये एक पारसेक इक्वल टू मीटर में नहीं पूछेगा, 1 पारसेक इक्वल टू कितना लाइट ईयर होता है? 3.26 लाइट ईयर। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। आगे भी कुछ जो है थोड़ा सा और हम बता दें आपका यूनिट के बारे में। बहुत सारे यूनिट के आपका जो है निकलेगा, अगर हम निकालते चलें तो बहुत सारे यूनिट आपके निकलेंगे। कि समय का आपका निकलेगा 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10⁻9 सेकेंड होता है। 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू कितना होता है? 10⁻9 सेकेंड होता है। 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू कितना होता है? 10⁻6। इसलिए जो आपको नैनो माइक्रो इस हमने लिखवा दिया है, कितने पॉइंट आपका जाएगा, केवल मात्रक चेंज होगा, यूनिट आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वही रहेगी। क्लियर है? हाँ, ये एक चीज़ और आपका पूछता है, यूनिट की बात कर दिया तो शक्ति की, पावर की बात करेगा। पावर में, शक्ति में, शक्ति का ये जो है 2 यूनिट की बात करेगा। पहले कहेगा एक 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना होता है? हार्स पावर का मतलब हो गया अश्वशक्ति। 1 अश्वशक्ति इक्वल टू कितना होता है आपका पूछता है, तो आप लिखेंगे 746 वाट।
एक ये इम्पॉर्टेंट है आपका। दूसरा आपका ये है कि 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू वाट घंटा इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि ये आपके यूनिट्स में आते हैं, यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं इसलिए इसको हम बता रहे हैं। आगे जब चैप्टर अगर आएगा तो उसमें भी आप इसको पढ़ेंगे। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना होता है। अब इसको हम चेंज करेंगे, किलो का मतलब हो गया, किलो वाट है तो किलो का मतलब हम किलो वाट को चेंज करेंगे वाट में। 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। ये 1000 हो गया, 1000 वाट हो गया इनटू घंटा की बात किया है तो हम घंटे को मिनट में चेंज करेंगे और मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे। ये हो गया सेकेंड, ठीक। 1000 में 3 आपका जीरो है, एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर है, 10 टू दी 5 जीरो हो गया और 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो गया। ये आपका मात्रक जो हो जाएगा वाट सेकेंड हो जाएगा, वाट सेकेंड हो जाएगा। अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमारा डिजिट के लेफ्ट में और 1 डिजिट होना चाहिए, कोई भी एक नंबर हो तो ये पॉइंट के लेफ्ट में एक जो है डिजिट होना चाहिए, फिर आपका राइट में सारे के सारे होना चाहिए। तो ये हो गया 3.6 इंटू 10 टू दी 6 वाट सेकेंड, या इसी को आप बोलते हैं जूल। इसी को क्या बोलते हैं, जूल। तो 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना हो गया, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे हम जब चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे अब हम चलेंगे व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। हाँ, एक चीज़, एक दो पॉइंट और हैं उसको भी थोड़ा समझ लें। कभी कभार पूछता तो नहीं है पेपर में, लेकिन आपके साथ में रहने वाले लोग पूछ देते हैं, आपके जो संपर्क में रहने वाले पूछ देते हैं, आपका अध्यापक या कोई भी पूछ देता है, फिजिक्स का, भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, भौतिकी का जनक कौन है, पिता कौन है। तो देखिए भौतिकी का जो जनक है, जो पिता है, अलग अलग जो साइंटिस्टों का अलग अलग जो है मानना है। कुछ लोगों का ये मानना है गैलीलियो फिजिक्स का जन्मदाता है, कुछ लोगों का मानना है कि न्यूटन है। तो वोटिंग अगर आधार पर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट किया वो न्यूटन था, इसलिए भौतिकी का जो जन्मदाता है उसे हम न्यूटन कहते हैं। लेकिन ये भौतिकी के जन्मदाता या भौतिकी के पिता भी कह सकते हैं। भौतिकी के पिता कौन है, सर आइजक न्यूटन। ठीक। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि मॉडर्न फिजिक्स के जन्मदाता कौन है, आधुनिक भौतिकी के जन्मदाता कौन है, तो आप किसे बताएंगे। आधुनिक भौतिकी के जन्मदाता आइंस्टीन हैं, ये याद रखेंगे। आधुनिक भौतिकी के जो जन्मदाता हैं वो आइंस्टीन हैं। ठीक है, आज की जो फिजिक्स जो आधुनिक चल रही है, आधुनिक का, उसमें आपका मॉडर्न की बात करेंगे तो आइंस्टीन आएंगे। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक पे। अब व्युत्पन्न मात्रक पे आएंगे। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, पहले उसका डिफिनेशन हम देख लें। व्युत्पन्न मात्रक, आइए, व्युत्पन्न मात्रक, देखिए नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है। व्युत का मतलब होता है उल्टा, उत्पन्न, जो अपने से उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी के द्वारा उत्पन्न किया गया है। अब यहाँ व्युत्पन्न का डिफिनेशन अगर हम दें
तो व्युत्पन्न का डिफिनेशन बड़ा सिंपल सा है, दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनी हुई मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर है? दो या दो से, अब यहाँ पे डिफिनेशन आपको लिख दे रहे हैं, दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनी मात्रक को या मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है? दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनी मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो थोड़ा सा समझिए। एग्जाम्पल की बात करेंगे, हमने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पे दो आ रहे हैं, डिफिनेशन कह रहा है दो हो सकता है या दो से अधिक हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल में हमने क्या बताया, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है? लंबाई है। लंबाई क्या है? एक मूल राशि है। समझिएगा, दूरी क्या है? एक लंबाई है। लंबाई क्या है? एक मूल राशि है। समय क्या है? एक मूल राशि है। दो आ गए। तो लंबाई का जो मात्रक है वो है मीटर, समय का जो मात्रक है वो है सेकंड। देख, एक है मीटर, एक है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। जब दो आ गए, मीटर को हम अब इस सेकेंड को छोड़ नहीं सकते, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मीटर पर सेकेंड। एक और पढ़ने का तरीका है क्या? आइए देखते हैं। ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकेंड के पावर -1। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू ऊंचाई। ठीक है? लंबाई क्या है? एक मूल राशि है। चौड़ाई क्या है? ये भी आपका लंबाई है, ये भी एक मूल राशि है। ऊंचाई क्या है? ये भी लंबाई है, ये भी एक मूल राशि है। तो अगर यूनिट हम लिखें तो लंबाई का हो जाएगा मीटर, चौड़ाई का भी हो जाएगा मीटर, ऊंचाई का भी हो जाएगा मीटर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर की पावर 3। ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है इतना? चलिए, ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ पर एक शब्द हमने टॉपिक का जो मेन टॉपिक जो हमने लिखा था, वो टॉपिक में आपको हमने लिखा था यूनिट्स एंड डायमेंशन। मात्रक और बीमा। डायमेंशन मीन्स बीमाएं, बीमा। तो अगर बीमा की बात हम करेंगे, बीमा की बात करेंगे, उस केस में हमको व्युत्पन्न मात्रक समझना था। तो व्युत्पन्न मात्रक आपने समझा। व्युत्पन्न मात्रक में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि मूल मात्रक के ऊपर घात दिख रहा है। यहाँ पर सेकेंड के पावर -1 है, यहाँ मीटर के पावर 3 है। क्लियर है? चलिए,
अब यहाँ पर हम भाई सीधी सी बात है कि जब हम मूल मात्रक की बात कर रहे थे, मूल मात्रक में केवल मीटर आता था या सेकेंड आता था या किलोग्राम आता था, उसके ऊपर घात नहीं आती थी। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक की अगर हम बात करेंगे, व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे तो इसमें पावर के केस में आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव के केस में हो या फिर नेगेटिव के केस में हो। क्लियर है? यहाँ पर आपका नेगेटिव के केस में है, यहाँ पे पॉजिटिव के केस में है। मैथमेटिकल के केस में हम इसको घात बोलते हैं या तो पावर बोलते हैं, लेकिन इस फिजिक्स के केस में हम इसी को क्या बोलेंगे? बीमा बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? बीमाएं बोलेंगे। तो अब हम जो अगला जो टॉपिक है डायमेंशन, उसके बारे में जानते हैं। क्या है डायमेंशन? डायमेंशन क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करें। आइए रिप्रेजेंट किया जाए डायमेंशन को, मीन्स बीमा को। देखिए बीमा जब शब्द आता है ना, दो आपके आ जाते हैं। एक बीमा शब्द ये है, एक बीमा शब्द ये है, ठीक है, एक बीमा शब्द ये है और एक बीमा शब्द ये है। एक बीमा ये है, इस बीमा में और इस बीमा में अंतर है। ये बीमा आपका ह्यूमन, मानव लोगों का होता है, ये मानव और बहुत सारे जो है उपकरणों का होता है। ये बीमा आपका क्या है? भौतिकी का है। तो इस बीमा के बारे में हम जानेंगे। इस बीमा का मीन्स डायमेंशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई गई घातों को क्या कहा जाता है? बीमा कहते हैं। ठीक है, मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई गई घातों को बीमा कहते हैं। और इसके पहले हमने बताया व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक से ही हम कह सकते हैं बीमा की उत्पत्ति हुई। जैसे बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का जो आपका मात्रक होगा, या बल को जैसे लिखेंगे किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। अब यहाँ पर जब बीमा के केस में हम इसको पढ़ेंगे तो उस केस में हम सेकेंड के पावर नाम नहीं लेंगे, बीमा ही पावर है को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीमा ही घात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे बीमा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे कैसे? किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। ठीक है, अब बीमा को थोड़ा सा निकाला कैसे जाता है, इसके बारे में भी हम समझ लें। इसके बारे में हम और समझ लें कि बीमा को कैसे निकालते हैं। बीमा को सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? बड़े ब्रैकेट से। बीमा को जब भी लिखा जाएगा वो बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा। क्लियर है? आइए, हमने आपको 7 मूल मात्रक बताए थे या मूल राशियां बताया था। कौन कौन? लंबाई था, द्रव्यमान था, समय था, ताप था, और क्या था? ज्योति तीव्रता था, ज्योति तीव्रता, और कौन था? विद्युत धारा था, और लास्ट में पदार्थ की मात्रा था। ठीक है, ये 7 थे। और एसआई के अंतर्गत 2 और बताए थे हमने।
कोण बताया था, घन कोण बताया था। क्लियर है? तो 9 टोटल हैं। तो इन 9 में से किन की बीमाएँ हैं ये देखा जाए। लंबाई का बीमा होता है, ब्रैकेट के अंतर्गत आप रिप्रेजेंट करेंगे L से। अब लंबाई मीन्स दूरी आ जाएगा, तब भी L का यूज करेंगे ब्रैकेट के अंदर। विस्थापन आएगा तब भी विस्थापन भी एक लंबाई है, L का यूज करेंगे। चौड़ाई आए, ऊंचाई आए, जहाँ भी दूरी से संबंध हो, लंबाई का यूज हो, वहाँ पर आपका L होगा। द्रव्यमान की बात कर लें। द्रव्यमान का आपका जो बीमा लिखा जाएगा वो हमेशा M से लिखा जाएगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर। समय की बात करेंगे, समय का जो होगा वो हमेशा कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ताप की बात करेंगे, ताप का जो होगा वो थीटा से हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। और विद्युत धारा की बात करेंगे, क्योंकि देखिए ज्योति तीव्रता की बीमा नहीं होती, ज्योति तीव्रता की बीमा नहीं होती है, पदार्थ की मात्रा की बीमा नहीं होती है। विद्युत धारा की जो बीमा होती है वो कैपिटल A से रिप्रेजेंट आप करेंगे। ठीक है। यानी 9 में से केवल 5 का बीमाएँ होती हैं। कौन कौन? लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, ताप का, विद्युत धारा का। क्लियर है? चलिए कुछ आपको बीमाएँ हम निकलवा देते हैं, कैसे निकालते हैं वो देखते जाइए। कुछ बीमाएँ आपका निकलवा दिया जाए। फर्स्ट नंबर पे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका L हो गया, क्योंकि चौड़ाई भी एक डिस्टेंस ही है, ये भी L हो गया, तो इसको लिखेंगे कैसे? L2 हो गया। सेकेंड, आयतन की, आयतन इक्वल टू लिख सकते हैं लंबाई इंटू क्षेत्रफल। अब यहाँ पर लंबाई आपका क्या है? L हो गया, क्षेत्रफल आपका ऑलरेडी है L2 है, तो ये हो गया L3। नंबर थर्ड, घनत्व की बात करें, घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपान आयतन। इसके बारे में आप क्या देखिए, द्रव्यमान का क्या है यहाँ पे लिखा गया है M है, आयतन का L3 है। तो घनत्व का आपका डायमेंशन पूछे तो आप बताएंगे ml-3 है। नंबर 4, वेग इक्वल टू विस्थापन अपान समय। विस्थापन क्या है? एक लेंथ है, लंबाई है, तो इसका आपका डायमेंशन L हो गया, समय का आपका कैपिटल T हो गया। तो ये आपका वेग का जो डायमेंशन होगा LT-1 हो जाएगा। ठीक है। नंबर 5, त्वरण की बात करेंगे एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, वेग अपान समय अंतराल भी कह सकते हैं, समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग सही मतलब है हमको। वेग का जो आपका डायमेंशन है वो है LT-1, समय का T होगा, T ऊपर जाएगा तो एक डायमेंशन और ऐड हो जाएगा यानी LT-2। नंबर 6 जो होगा वो होगा बल की बात। बल इक्वल टू क्या होगा? द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो द्रव्यमान का आपका डायमेंशन m होता है, त्वरण का LT-2 होता है, तो फोर्स का जो हो गया mLT-2 हो गया। क्लियर है? अब आगे आप थोड़ा सा और देख लीजिए, 2-4 ठो।
बाकी आपको फार्मूला तो पता होना चाहिए, फार्मूला आपको पता होगा तो ही डायमेंशन निकलेगा। हाँ, बल हो गया। बल के बाद आपका आएगा कार्य। कार्य तभी होगा जब बल लगाएंगे, और जब बल लगेगा तो बल के दिशा में विस्थापन जब होता है तब कार्य होता है। तो बल का डायमेंशन है mlt-2, विस्थापन लेंथ है तो L हो जाएगा, तो इसका जो डायमेंशन हो गया ml2t-2। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कार्य का मात्रक जो आपका है वही का आपका जो होगा ऊर्जा का मात्रक होगा। अब ऊर्जा, एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, चाहे उसमें एनर्जी हो, चाहे विद्युत एनर्जी हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, उसमें ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, गुरुत्वीय ऊर्जा हो, जो भी ऊर्जा हो, जितनी भी टाइप की ऊर्जाएं हैं सबका बीमा जो होगा सेम होगा, क्योंकि मात्रक भी सेम होता है। नंबर 7 ये है। नंबर 8 हो गया आपका शक्ति। शक्ति इक्वल टू होता है कार्य अपान समय। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। तो कार्य का डायमेंशन है ml2t-2, और समय नीचे t है, ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा ml2t-3। नंबर 9 है दाब, प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया, क्षेत्रफल। बल की यूनिट है mlt-2 और क्षेत्रफल है L2। एक L से L कैंसिल हो सकता है और एक L ऊपर जाएगा तो -1t-2 ये होगा। ठीक है। आपसे कभी कभार पूछ देता है, क्या हमेशा लगभग पूछता है कि कौन सी राशि है जिसका बीमा नहीं होता है। तो आप जवाब दे सकते हैं कि किसी भी संख्यात्मक मान का बीमा नहीं होता है, कोण का बीमा नहीं होता है, घन कोण का बीमा नहीं होता है। ठीक है ना। यानी जिनके मात्रक भी, देखिए कुछ के तो मात्रक होते हैं लेकिन बीमा नहीं होते। भाई कोण का मात्रक रेडियन है लेकिन बीमा नहीं है, तो कोण का बीमा आपका नहीं होता है। ठीक है। संख्यात्मक मान कोई भी 1 2 3 4 5 6 ये जो भी नंबर हैं, इन नंबरों का बीमा नहीं होता है, क्योंकि मात्रक है नहीं तो बीमा होगा नहीं। ठीक है। कुछ होते हैं, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग में एक शब्द पढ़ते हैं स्ट्रेन और स्ट्रेस। स्ट्रेन और स्ट्रेस में आपका स्ट्रेन का पूछता है, स्ट्रेन का बीमा क्या होता है। तो स्ट्रेन का बीमा कुछ नहीं होता, बीमाहीन होती है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन आपका क्या होगा कि एक लंबाई, जो प्रारंभिक लंबाई अपान लंबाई में वृद्धि है, तो लंबाई का मात्रक ऊपर भी, लंबाई का मात्रक नीचे भी कैंसिल हो जाता है। जब कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, आपका मात्रक ही नहीं है तो बीमा नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है। बीमा आपका अभी बड़ा लंबा पार्ट है बीमा का एप्लीकेशन। ठीक है। एप्लीकेशन यूज कैसे हम करते हैं, इसको कैसे जो है कोई न्यूमेरिकल इस पे पूछ देता है तो हल करेंगे। हालांकि उतना नहीं पूछेगा, आपका डायमेंशन इतना ही तक आपका आता है कि कोई भी डायमेंशन आपका पूछा जा सकता है, इसमें से बीमा क्या होता है, इतने तक ही जनरल साइंस में है। आपका ये जो टॉपिक था यूनिट एंड डायमेंशन का, यहाँ कंप्लीट होता है और उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। अगर कोई समस्या आती है, कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट में आप जो है डाल लें, कमेंट में देखा जाएगा, उस पर फिर जो है फोकस हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।